जेठानी खा गई पति। कहते हैं औरत का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग होता है। अगर ये गहना उसकी जिंदगी से छिन जाए तो इस दुनिया में उसे अपनी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो वो पहले ही इतनी अकेली हो चुकी होती है और दूसरी तरफ कुछ समाज वाले उसे समाज में जीने नहीं देते। लेकिन क्या हो जब उसके खुद के ससुराल वाले ही उसे हर रोज ताने दे देकर उसकी जख्मों को कुरेदते रहे। ये कहानी है मिश्री देवी की बड़ी बहू विनीता की, जिसने अभी कुछ महीने पहले ही अपने पति को खोया है। माँ जी, आपकी चाय। चाय? राम 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 राम। तुझे किसने कहा था मेरी चाय लाने के लिए? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू मेरे लिए कुछ भी मत लेकर आया कर। मनहूस कहीं की। मेरे बेटे पर अपना परछावा डालकर पहले ही तू उसे खा गई और अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। अरे सुबह सुबह ये किसका चेहरा देख लिया मैंने। आपको कितनी बार कहा है जब तक मैं ऑफिस चला ना जाऊं मेरे सामने मत आया करो। आपको देखते ही मुझे सब याद आ जाता है। कैसे आपकी मनहूसियत की वजह से मेरे भैया इस दुनिया से चले गए। आपकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, तब भी बेशर्मों की तरह आप इस घर में रह रही हो। अरे इनको छोड़िए ना ध्रुव जी, इनको तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। आप ब्रेकफास्ट कर लो। माँ जी, आप भी आकर नाश्ता कर लो। क्या नाश्ता कर लो यार, इनकी शक्ल देखकर ना नाश्ता करने का मूड ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दो, मैं ऑफिस में जाकर ही नाश्ता कर लूंगा। अब क्या चाहती है? मैं अभी कहीं बाहर जाकर नाश्ता करूं? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी। ऐसा नहीं चाहती तो जाना यहाँ से। क्यों अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने खड़ी है? तेरी वजह से मेरे बेटे ने भी नाश्ता नहीं किया। जिनके भी सामने आती है उनका दिमाग खराब कर देती है। अरे क्या भूत बनकर यहाँ हमारी बातें सुन रही हो? बहरी हो गई हो क्या? माँ की बातें सुनाई नहीं दे रही? मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, जाओ। इन सब लोगों की बातें सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि सब लोगों ने विनीता को मनहूस के ताने दे देकर उसका घर में रहना दुश्वार कर दिया है। लेकिन अब बेचारी विनीता जाए भी तो कहाँ? ना ही उसके मायके में उसके माता पिता हैं और भाई भाभी कब तक उसे संभालेंगे। इसलिए विनीता सबके तानों को सुनती हुई जैसे तैसे इन लोगों के बीच अपने दिन काट रही है। दोपहर के समय विनीता किचन में खाना लेने जाती है। अरे ओ, कहाँ किचन में घुसी जा रही हो? हाँ, किसने परमिशन दे दी किचन के अंदर जाने की? और उस पतीले में से क्या ले रही हो आप? सुबह कुछ खाया नहीं था तो भूख लगी है, बस रोटी लेने आई थी। एक मिनट रुको जरा। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे क्या हो गया साक्षी बहू, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रही है? आ रही हूँ। मिश्री देवी हॉल में आती है। क्या हो गया? मम्मी जी, अब तो आप ही इनका कुछ करो। कितनी बार हमने यहाँ पर आने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी दिन में पूरा दिन यहीं पर चक्कर काटती रहती। मैं अभी खाना बनाकर सारा किचन साफ करके गई थी कि हाथ मुंह धोकर आऊंगी और फिर आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। इससे पहले इन्होंने वहां जाकर हमारे खाने को हाथ लगाकर पूरा खाना अशुद्ध कर दिया। अब मुझे पहले तो सारी रसोई अच्छी तरह साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? मैं भी तो तुम सब लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ। मैं तुम्हारी बातें सुनकर कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगता। मेरे साथ जो भी हुआ वो एक अनहोनी थी जो किसी के भी साथ हो सकती है। मेरे ऊपर पहले ही दुखों का इतना पहाड़ टूट पड़ा है और ऊपर से तुम हर रोज मेरे जले पर नमक छिड़कती हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है साक्षी? अरे बिगाड़ा नहीं है तो तुम्हारा भी क्या भरोसा, कल को बिगाड़ भी दोगी। वैसे भी मैंने कितनी बार आपको देखा है दूसरों को खुश देखकर किस तरह उनसे जलती हो। अब देख रही हो ना माँ जी? अरे देख तो मैं इसे बहुत अच्छे से रही हूँ। जिस दिन मेरा बेटा इस दुनिया से गया मैं तो उसी दिन इसको घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन पुलिस की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। वरना इस जैसी मनहूस को तो मैं एक दिन भी अपने घर में ना रहने दूं। माँ जी, जब आपने इनके पानी पीने के लिए इनके कमरे में अलग मटका रखवाया हुआ है तो फिर खाना बनाने के लिए भी अलग चूल्हा रखवा दो ना। कम से कम हमें इनकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। साक्षी के कहने पर मिश्री देवी विनीता के कमरे में एक अलग चूल्हा रखवा देती है। मैंने तेरे कमरे में अलग चूल्हा रखवा दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब मैं तेरे लिए यहाँ पर राशन भी भरवाऊंगी। अपना राशन तू खुद लेकर आएगी। पेंशन मिलती है ना तुझे, तो आप उसे खर्च कर लियो। बहुत पाल लिया तुझे हमने अपने टुकड़ों पर। विनीता अब अपनी पेंशन से ही अपने खाने पीने का खर्चा उठाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। कुछ दिन बाद, हे भगवान, इतना बिल! इतना तो घर में बिजली का इस्तेमाल भी नहीं होता जितना इस बार महीने का बिल आया है। आखिर एक महीने में इतना बिल कैसे आ गया?
अरे बिल तो इतना आएगा ही ना, पूरा दिन भर वो अपने कमरे की लाइट पंखा सब कुछ चालू जो रखती है, बिजली का बिल तो ज्यादा आना ही है। हमने ठेका लिया हुआ है क्या उनका बिजली का बिल भरने का? मैं तो कहती हूँ उनका बिजली का कनेक्शन कटवा दो, अपने आप बिजली का बिल भरेगी। ठीक कह रही हूँ ना मम्मी जी? हाँ ठीक ही कहती है तू बहू, कल बिजली वालों को बुलाकर इसका बिजली का कनेक्शन कटवा दे। वैसे भी तेरे भाई का सारा पैसा यही दबा कर बैठी है, इसी बहाने इसकी जेब से कुछ पैसे तो निकलेंगे। ध्रुव अगले दिन बिजली वालों को बुलाकर लाता है विनीता के कमरे की बिजली का कनेक्शन कटवाने के लिए। सुनो, इस कमरे की बिजली का कनेक्शन काट दो और लाइट पंखा कुछ भी चालू नहीं होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं ध्रुव भैया? आप इस कमरे की बिजली का कनेक्शन क्यों कटवा रहे हैं? मैं बिना बिजली की इतनी गर्मी में यहाँ पर कैसे रहूंगी? गर्मी में पंखे के नीचे बैठने का इतना ही शौक है ना, तो थोड़ा खर्च बिल भरने में भी दिखाओ। आपका खर्चा उठाने के लिए हमें कोई पैसे देकर नहीं जाता, हम आपको यहाँ पर रहने दे रहे हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब से अगर आपको इस कमरे में बिजली चाहिए तो अपना बिजली का कनेक्शन खुद करवाओ, मैं आपके कमरे की बिजली का बिल नहीं भरने वाला। हे भगवान, बिजली का नया कनेक्शन लेने में बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। ऐसा मत करिए ध्रुव भैया। क्या कहा आपने? आपके पास पैसे नहीं है? अरे मेरी शक्ल पर आपको पागल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? घर में सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भैया के सारे पैसे आपके पास है, जिनका आज तक हमें कोई भेद नहीं लगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जितनी भोली आप बनती हो उतनी हो नहीं इसलिए मेरे सामने ये नाटक मत करना। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? तुम्हें बोला ना कनेक्शन काटो। नहीं नहीं भैया, प्लीज मत कीजिए ऐसा। अगर आपको बिजली का बिल चाहिए तो मैं अपने कमरे का बिल हर महीने आपको दे दूंगी। अच्छा, लेकिन घर में सबसे ज्यादा बिजली आपके कमरे में इस्तेमाल होती है। अगर बिजली का कनेक्शन नहीं हटवाना तो हर महीने मुझे आधा बिल दे देना। इस महीने बिजली का बिल 4000 आया है तो मुझे 2000 दे दो। क्या? मैंने एक महीने में इतनी बिजली इस्तेमाल कर ली, लेकिन एक लाइट और पंखे से इतना बिजली का बिल कैसे आ सकता है? मुझे यहाँ पर खड़े होकर आपकी बकवास नहीं सुननी। एक तो पहले आपके साथ इतनी देर से यहाँ पर खड़े होकर पूरा अशुद्ध सा हो गया हूं मैं, जाकर नहाना पड़ेगा। अगर आपके साथ बात करते करते मुझ पर आपकी मनहूसियत छा गई ना तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी से मुझे बिल के पैसे लाकर दो, और मुझे कोई पर बर लेकिन कुछ नहीं सुनना। पैसे देना है तो ठीक है, वरना बिजली का कनेक्शन कटवा लो। नहीं नहीं भैया, मैं लाती हूँ। विनीता ध्रुव को बिल के पैसे लाकर देती है, लेकिन उसके वहां से जाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तूने क्यों उन्हें मुझसे छीन लिया? जब वो मेरे साथ थे तो किसी की मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। आज जो घर वाले मुझे एक तरह मनहूस कहते हैं, बात बात पर मेरी बेइज्जती करते हैं, उनके सामने वो जी जी करके मुझसे बात करते थे। अगर आप मेरे पास वापस नहीं आ सकते तो मुझे अपने पास बुला लो, अब जीने का मन ही नहीं करता। इसी तरह रोते रोते विनीता कब सो जाती है उसे पता ही नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद, अरे आज तो भूमिका का जन्मदिन है। पिछले साल भी मैं उसे कुछ नहीं दे पाई थी। देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, कुछ बचे हो तो बाजार से जाकर उसके लिए कुछ ले आऊंगी। विनीता अपने पर्स में देखती है, पर्स में तो बस 700 रुपये बचे हैं। कोई बात नहीं, परसों तक तो पेंशन आ ही जाएगी। वैसे भी मेरे पास खाने के लिए आटा और दाल तो है ही, 1-2 दिन बिना सब्जी के रोटी खा लूंगी। विनीता वो पैसे लेकर मार्केट जाती है और वहां से भूमिका के लिए एक कुर्ती लेकर आती है। तभी उसे रास्ते में उनकी पड़ोसन सरिता भाभी मिलती है। अरे विनीता, तुम यहाँ पर बहुत दिनों बाद दिखाई दी। हाँ दीदी, आज वो भूमिका का जन्मदिन है ना, तो उसके लिए कुर्ती लेने आई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी इतनी बुराई करते हैं और तुम उनके लिए तोहफे ले रही हो। अरे अब तो वो तुम्हें रहने खाने का खर्चा भी नहीं देते, तब भी तुम उनके लिए इतना कर रही हो। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। विनीता जब तक घर पहुंचती है तो उसे भूमिका के बर्थडे सेलिब्रेशन की आवाज आती है। वो जल्दी से गिफ्ट लेकर वहां पर पहुंचती है। भूमिका, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हारे लिए ये कुर्ती लेकर आई हूँ, तुम्हें अच्छी लगेगी। छी 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 छी, यहाँ पर आना जरूरी था क्या? सुबह से इतना अच्छा दिन जा रहा था मेरा, अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। और क्या लेकर आई हो आप मेरे लिए? किसी कबाड़ खाने से उठाकर लेकर आई हो क्या? अरे इससे अच्छी कुर्ती तो हमारे घर की मेड पहन कर आती है।
जब मेरा मूड खराब करके गिफ्ट देना ही था तो थोड़ा ढंग का तो देती। भूमिका, तुम्हें लगता है कि इन्होंने तुम्हारे लिए खुश होकर तुम्हें ये गिफ्ट दिया है? अरे ये तो बस सबके सामने मीठी बनने आई है ताकि ये फिर से हम लोगों के बीच रह सके। तुम्हें 50 रुपए की कुर्ती देकर तुम्हारे और माँ जी के सामने अपना इंप्रेशन बनाना चाहती है। तुझे मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, तो तू क्यों आई यहाँ पर? मेरी बेटी के इतने अच्छे दिन पर यहाँ आकर उसका पूरा दिन खराब कर दिया। अपनी मनहूसियत अब तू हमारे ऊपर भी डालना चाहती है क्या? मेरे बेटे को खाकर तुझे चैन नहीं मिला जो हमारे पीछे पड़ गई है। सबकी ऐसी बातें सुनकर विनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन लोगों से बिना कुछ कहे रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद साक्षी के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। वो भूमिका के पास जाती है। अरे साक्षी भाभी, आप कोई काम है क्या? काम तो नहीं है, लेकिन तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी बात? देखो, मुझे ना विनीता दीदी पर जरा शक हो रहा है। ये हम लोगों के सामने जितनी भोली बनती है उतनी है नहीं। मुझे तो डर है कल को ये अपने हिस्से का घर बेचकर यहाँ से भाग ना जाए। इस घर का आधा हिस्सा तो जेठ जी के नाम पर ही था ना, और उनके जाने के बाद उस पूरे हिस्से की मालकिन विनीता दीदी ही तो है। आप सही कह रही हो भाभी, ये बात तो कभी हमारे दिमाग में आई ही नहीं। मम्मी के पास चलकर ना इस बारे में बात करनी पड़ेगी। भूमिका साक्षी के साथ मिस्ट्री के पास जाती है और उससे इस बारे में बात करती है। देखो मम्मी जी, अभी भी मौका है। इसके हिस्से का घर अपने नाम पर करवा लो, वरना कल को ये घर को बेच ही डालेगी। अगर एक बार घर आपके नाम पर हो गया तो आपको इसे जबरदस्ती घर में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धक्के मारकर इसे आराम से घर से बाहर निकाल देना। भाभी, हम लोग ऐसा करेंगे कैसे? ये इतनी सीधी तो है नहीं कि आसानी से घर के पेपर्स पर साइन कर देगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो ननद जी, सोचो। एक बार ये घर माँ जी के नाम हो जाए, उसके बाद तो माँ जी के जाने के बाद ये पूरा घर ध्रुव जी के नाम हो जाएगा। बस किसी तरह घर का आधा हिस्सा माँ के नाम पर हो जाए, उसके बाद तो माँ को बहला फुसला कर आधा हिस्सा मैं अपने नाम पर करवा लूंगी। वैसे भी इस घर पर जितना अधिकार ध्रुव भैया का है उतना ही मेरा भी तो है। भूमिका, विनीता दीदी से तुम ही कागजात पर अंगूठा लगवा लेना। मुझ पर तो वो भरोसा करेंगी नहीं, लेकिन शायद तुम पर कर ले। वैसे भी उन्हें पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं, तो तुम कुछ भी बोलकर उनसे अंगूठा लगवा लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन घर के पेपर्स है कहाँ? पहले तो मम्मी को वकील से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जब वो न्यू पेपर्स बनाएंगी तभी तो मैं उन पर विनीता भाभी का अंगूठा लगवाऊंगी ना। अगले दिन वो लोग वकील के पास जाकर घर के नए पेपर्स बनवाकर रेडी करते हैं। अब उन पेपर्स पर विनीता का अंगूठा लगवाने की जिम्मेदारी थी भूमिका की, इसलिए वो उसका अंगूठा पेपर्स पर लगवाने के लिए बहाना सोच रही थी। कोई छोटा मोटा बहाना तो काम आएगा नहीं। विनीता भाभी को फंसाने के लिए मुझे कोई सीरियस बहाना बनाना पड़ेगा। भूमिका प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर विनीता के पास जाती है। अरे भूमिका, तुम यहाँ अंदर आओ ना। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? हाँ भाभी, परेशान तो हूँ। कल ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी कार में आ रही थी तो उसकी गाड़ी से एक आदमी की टक्कर हो गई। वो आदमी तो अब ठीक है, लेकिन हम पर पुलिस केस हो गया। ये मेरे केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स है। मैं घर में किसी और से इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप इन पर साइन कर दीजिए, वरना पुलिस हमारे घर तक आ जाएगी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। लाओ, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। लगाओ लगाओ बेवकूफ औरत, जल्दी लगाओ। भूमिका उन पेपर्स पर विनीता का अंगूठा लगवाकर वहां से चली जाती है। ये लो माँ, हमारा काम तो हो गया। अब तुम चाहो तो उन्हें घर में रखो और चाहो तो उन्हें मक्खी की तरह निकाल कर घर से बाहर फेंक दो। वैसे भी उस मनहूस की वजह से मैंने अपने बड़े भैया को खोया है। अच्छा तो यही होगा कि वो इस घर से चली जाए। मैं भी कब से इसी दिन के इंतजार में थी। बस कानून का ही डर था मुझे, लेकिन जब उसके हिस्से का घर मेरे नाम पर हो गया है तो मुझे उस मनहूस को अपने घर से निकालने में अब किसी का डर नहीं। मिश्री देवी विनीता के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर धक्के मारकर उसे घर के बाहर फेंक देती है। पुलिस के डर से बहुत दिन रख लिया तुझ मनहूस को मैंने अपने इस घर में, लेकिन अब नहीं। अब इस घर का दूसरा हिस्सा मेरे नाम पर हो गया है, तो अब तो मैं तुझे इस घर में कभी घुसने भी नहीं दूंगी। चल निकल जाए यहाँ से। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप लोगों के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कोई। मुझे इस घर का कोई हिस्सा अपने नाम पर नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में रहने का आसरा दे दीजिए। अरे चल चल,
तुझ मनहूस पर मुझे कोई भरोसा नहीं। तुझे इस घर में रहने दिया तो मेरे बेटे की तरह थोड़े दिन में हम सबको भी खा जाएगी तू। सच कहा मम्मी जी, इनकी बातों में आप बिल्कुल भी मत आना। मगरमच्छ के आंसू है ये इनके। उन लोगों के शोर की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, इस मनहूस को अपने घर से निकाल रही हूँ। तुम नहीं जानते इस नागिन के बारे में। पहले तो मेरे बेटे को डस गई, अब हम सब परिवार वालों को डसना चाहती है। वाह मिश्री बहन वाह। कल तक जब तुम्हारा बेटा जिंदा था तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ये नागिन बहू बिल्कुल सीधी गाय थी। याद है ना, जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था तब इसी बहू ने दिन रात जाकर किस तरह तुम्हारा ध्यान रखा था। ये वही बहू है जिसने दिवाली पर तुम्हें बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया था। वरना पता है ना उस दिन तुम्हारे साथ क्या होता। जिस दिन से ये तुम्हारे घर में आई, तुम्हारे घर में कितनी उन्नति हुई। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे बेटे को जानलेवा बीमारी हो गई थी, इसलिए वो बच नहीं पाया। लेकिन इसमें तुम्हारी बहू की क्या गलती? यूं तो तुम्हारे पति भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या इसका मतलब तुम भी मनहूस हो? इस नाते से फिर तो तुम्हें बहुत पहले ही ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था। आप इन लोगों की बातों में मत आइए माँ जी, ये आपको कुछ कुछ बोलकर ना आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, आप किसी की भी बात मत सुनो। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला है? जैसे हम तो जानते ही नहीं कि तुम दोनों ये सब क्यों कर रही हो। दोनों की दोनों इस घर को हथियाने के चक्कर में हो, इसलिए अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर विनीता को घर से बाहर निकलवाना चाहती हो। अरे मिश्री देवी, जरा खुद सोचो, तुम्हारी बेटी और इस छोटी बहू ने तुम्हारी कितनी सेवा की है। तुम्हारी बड़ी बहू ने तो कभी तुम्हें पानी का झूठा ग्लास तक उठाकर नहीं रखने दिया, हमेशा तुम्हारी इतनी इज्जत की, और आज तुम वो सब भूलकर इसके साथ इतना बुरा कर रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो, कल को ऊपर जाकर भगवान को मुंह दिखाना है। पड़ोसियों की बात सुनकर मिश्री देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि अपने बेटे के मोह में वो इतनी अंधी हो गई कि जिस बहू ने हमेशा उसकी इतनी सेवा की, उसने उसे ही मनहूस मानकर न जाने कितना कुछ भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो विनीता बहू, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। कभी ये भी नहीं सोचा कि मेरे पति के चले जाने के बाद अगर मेरी सासू माँ ने भी मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा क्या होता। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ कर दो। मिश्री विनीता को अपने गले से लगा लेती है और उसके हिस्से का घर फिर से उसके नाम कर देती है। पड़ोसियों की मदद से विनीता को घर में उसकी इज्जत फिर से वापस मिल जाती है और साक्षी और भूमिका का पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है और मिश्री देवी विनीता को फिर से पूरी इज्जत के साथ अपने घर में बड़ी बहू का दर्जा देती हैं।